चुकी, ना जाने तुम कब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, रफ़ी साहब के हवाले से आप जितना रिसर्च करेंगे, उनके फ़न के हवाले से एज ए ह्यूमन बीइंग आपको उतने हैरत के झटके लगेंगे। आप सोचेंगे कि क्या इंसान था। जहाँ उनके फ़न के हवाले से आपको पता चलता है कि वो कितनी बारीकी के साथ गाने को गाते थे। इसी किस्म का एक गाना हम आज उसकी बारीकी के हवाले से बात करेंगे। वो गाना जो रफ़ी साहब हर जगह गाया करते थे, कोई प्रोग्राम होता था, उनकी प्रायोरिटी हुआ करता था वो गाना। और जितना अच्छा मौसीकार ने उसके अंदर इंसाफ किया म्यूज़िक के साथ, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रफ़ी साहब ने उसको गा के उसके अंदर इमोशन डाल के किया। वो गाना कौन सा है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन रफ़ी साहब जो थे वो बड़े अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। वो उस आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वो कितना मुआवजा लिया करते थे, किस से उन्होंने सिर्फ ₹1 मुआवजा लिया था, और उनकी शुरुआत के गाने का मुआवजा कितना था, जब उनका करियर का इख्तिताम हुआ उस वक्त वो कितने पैसे लिया करते थे, सारा कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उनसे लोगों ने नाजायज़ फ़ायदे उठाने की भी कोशिश की। वो बड़े पोलाइट थे। उनकी ज़िंदगी के अंदर अगर ज़हीर कादरी जो उनके साले थे वो ना आते तो शायद लोग उनको लूट के चले जाते। ये भी आपको बताते हैं। एक 1960 का जो अशरा था, यानी जो 60 के डेकेड के लास्ट कुछ ईयर थे, उस ज़माने में रफ़ी साहब ने बैरून मुल्क जाना था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, जिनको कौन नहीं जानता, बड़े ज़बरदस्त मौसीकार, दो वो उन्हें पता चला कि रफ़ी साहब बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे फिल्मों के कुछ गाने पड़े हुए हैं, रफ़ी साहब वापस आएंगे, अब लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो अब क्या किया जाए। रफ़ी साहब अमूमी तौर पर एक से ज़्यादा गाना रिकॉर्ड नहीं करवाया करते थे एक दिन में, और उनके जाने का भी टाइम था। तो उनसे जब रिक्वेस्ट की गई कि जाना है आपने, आप वापस आएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, प्रोड्यूसर जो फिल्मों के हैं वो भी सर पे बैठे हुए हैं, तो गाने तो कम से कम रिकॉर्ड करवा दें। तो रफ़ी साहब ने हामी भर ली। रफ़ी साहब सुबह 10 बजे से लेके वहाँ पे फेमस लैब स्टूडियो गए। सुबह 10 बजे से लेके रात 11 बजे तक उन्होंने 5 गाने रिकॉर्ड करवाए एक दिन में, 5 गाने। उन गानों उन फिल्मों में अनजाना, मन की आंखें, प्यासी माँ और ममता, प्यासी, पता नहीं कुछ 4 फिल्में थी यानी कि टोटल। तो उन्होंने गाने गाए और फिर वो इस तरीके से गए, और जब वो घर में वापस आए तो उन्होंने कहा कि शुक्र है मेरे सर से बोझ उतरा। और एक दिन के अंदर वो 5 गाने, कभी हम आपको बताएंगे जो गाने एक दिन में रिकॉर्ड किए गए, कहीं पे आपको थकावट का एहसास नहीं होता, कहीं पे आपको ये नहीं पता चलता कि इस गानों को लपेटा गया है, पेला गया है या सर से उतारने की कोशिश की गई है। पूरी मेहनत, पूरी लगन, जो उनका वतीरा था, जो उनकी पहचान थी, उसके साथ ही, उसी जज्बे के साथ उन्होंने वो गाने गाए। रफ़ी साहब के हवाले से कहा जाता है कि शुरू में जब करियर का आगाज हुआ तो वो 50 से 70 रुपए लेते थे। ये मैं आपको 40s के डेकेड की बात बता रहा हूँ। एक गाने का मुआवजा 50 से 70 रुपए, यानी 50 टू 70 रुपीज इंडियन जो करेंसी है, उसमें लिया करते थे। खैर वो पाकिस्तान बनने से पहले या ये सब कॉन्टिनेंट से पहले, डिवाइड होने से पहले, तो आप उसको वो नहीं कह सकते। वो तो उस जमाने में ज़ाहिर रफ़ी साहब तो पहले आ गए थे। 44 में, 43 में तो उनकी पॉपुलैरिटी भी होना शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद उनका जो मुआवजा था ये था। फिर जब करियर का उनका इख्तिताम हुआ, वो जब इस दुनिया से चले गए, तो उनके एक गाने का मुआवजा 18 से 20 हज़ार रुपया था। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 80 से पहले की, 1980 से पहले की। रफ़ी साहब ऐसा भी नहीं है कि गाने के मुआवजे के ऊपर डट जाया करते थे। बड़ी मिसालें भरी पड़ी हैं। आपको वो मिसाल तो याद ही होगी जिसमें साजिंदा बाहर बैठा हुआ था स्टूडियो के, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं। कहते जी जितने साजिंदे अंदर चले गए हैं उतने ही उनकी ज़रूरत थी, मैं बाहर बैठा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रफ़ी साहब अंदर गए, गाना रिकॉर्ड करवाया। गाने का मुआवजा उनके मैनेजर के पास था, ज़हीर कादरी के पास। उन्होंने गाड़ी में जाते हुए कहा कि उस साजिंदे को ढूंढ के लाओ। साजिंदे को ढूंढा गया और सारे का सारा मुआवजा उस साजिंदे को दे दिया। और रफ़ी साहब उससे उनके साले ने, यानी उनके मैनेजर ने पूछा कि ये क्यों किया आपने। उन्होंने कहा जी ये बेचारा घर में अपने बच्चों को कह के आया होगा कि आज मैं रोजी रोटी कुछ खाने के लिए लेके आऊंगा, कुछ लेके आऊंगा, तो जब ये खाली हाथ वापस जाएगा उसको कैसा लगेगा। ये थे रफ़ी साहब। और फिर रफ़ी साहब के फिल्म देखते थे कि फिल्म के प्रोड्यूसर अगर माली मामलात का कुछ शिकार है तो वो अपना मुआवजा कम भी कर दिया करते थे। डटते नहीं थे कि मैंने 18,000 या 20,000 रुपये लेना, वो ऐसा नहीं करते थे।
एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनके मैनेजर जो थे, उनके मैनेजर के हवाले से कहा जाता है कि उनके मैनेजर को लोग बड़ी गालियां निकालते थे ज़हीर कादरी को, लेकिन बताया यह जाता है कि अगर उनके मैनेजर उनके साथ ना होते तो शायद रफ़ी साहब लुट पुट जाते, उनको मुआवजा कोई पूरा पूरा ना देता, उनकी सादा लोई से उन किस तरह फ़ायदा उठाया जाता वो आपको पता है। एक ये थे, और दूसरी तरफ किशोर दास साहब थे जो कि मेरे फेवरेट हैं। किशोर कुमार साहब मेरे फेवरेट ऑल टाइम आवाज़ के, लेकिन उनका हक है। उन्होंने एक बंदा रखा हुआ था अपने साथ, वो जाके जब इशारा करता था कि चाय ठंडी है, इसका मतलब होता था कि मुआवजा नहीं मिला, तो किशोर कुमार साहब बगैर रिकॉर्डिंग के वहां से चले जाया करते थे। अगर उनका मैनेजर, वो जो बंदा साथ होता था, वो कहता था चाय गर्म है, इसका मतलब होता था खुफिया फार्मूला, यानी कि कोड वर्ड जिसे कहते हैं कि चाय गर्म है, इसका मतलब है कि मुआवजा मिल चुका है। फिर वो किशोर कुमार साहब रिकॉर्ड करवाए। रफ़ी साहब कभी भी बगैर रिकॉर्डिंग के वहां से निकला नहीं करते थे। तो ज़हीर कादरी साहब का मैं बता रहा था कि अगर वो ना होते तो इनके पास कुछ ना होता। एक दफा ज़हीर कादरी साहब कहीं चले गए छुट्टी, रफ़ी साहब के बड़े या दूसरे बेटे, बड़े हामिद है खालिद है मुझे नहीं पता, लेकिन खालिद साथ थे। उस दिन वो साथ चले गए। उमूमी तौर पे वो कोई भी इस तरह के मामला तय नहीं करते थे, लेकिन वो स्टूडियो साथ गए, गाने की रिकॉर्डिंग हुई, इन्वेलप दिया गया लिफाफा रफ़ी साहब के बेटे को। वो जब घर आके लिफाफा खोला गया तो जो रकम तय की गई थी उससे आधी रकम थी वो। मतलब लेट्स सपोज कि गाने की जो फीस थी उस जमाने में फर्ज करें 10,000 रुपया था, तो 5,000 रुपया उसके अंदर था। उनके बेटे को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, जो चीज़ तय की गई थी उसके मुताबिक नहीं। रफ़ी साहब ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा जब आपके मामू आएंगे तो खुद इस चीज़ को सेटल कर लेंगे, आप इसमें ना पड़े। रफ़ी साहब ये थे। और रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब की जो आपस में दोस्ती थी वो भी अपनी जगह पे थी, लेकिन लोग कहते हैं कि किशोर कुमार के आने के बाद, जो कि इसकी हद तक मेरे ख्याल में ठीक भी है, रफ़ी साहब को धचका लगा था। इसके बावजूद भी किशोर कुमार के आने के बाद जब उनका पीक था, जिस टाइम राजेश खन्ना ने कह दिया कि मेरे गाने किशोर के अलावा किसी के ऊपर नहीं आएंगे, और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, तो रफ़ी साहब ने इसके बावजूद भी जो गाने गाए उस ज़माने में वो बड़े पॉपुलर हुए। तो रफ़ी साहब जो थे वो किशोर कुमार, शाबाश डैडी के नाम से एक फिल्म बनाई किशोर कुमार ने, उसमें रफ़ी साहब ने 1 रुपया टोकन मनी के तौर पे लिया था। तो क्या ये ना कहें कि मैंने मुआवजा लिया नहीं है, टोकन मनी के तौर पे 1 रुपया। तो जिस ज़माने में वो हज़ारों एक गाने का लेते थे। ये मोहम्मद रफ़ी साहब थे। और कुछ एक बल्कि दीदारे यार एक फिल्म थी, उसमें वो फिल्म बनना शुरू हुई, उसमें रेखा भी थी, मेरे ख्याल में शशि कपूर भी थे शायद। वो फिल्म रुक गई। अब वो फिल्म रुक गई, गाने रिकॉर्ड नहीं हुए थे, गानों का मुआवजा तय हो चुका था, गाने रिकॉर्ड नहीं हुए थे। वो फिल्म कुछ माह के बाद या कुछ साल के बाद दोबारा जब बनना शुरू हुई तो रफ़ी साहब का मुआवजा ज्यादा हो चुका था। उसके अंदर किशोर कुमार भी थे और दूसरे सिंगर भी थे। उन्होंने अपने नए मुआवजों के हिसाब से, जो नए उस वक्त तय थे, उसके हिसाब से फीस ली। रफ़ी साहब को भी नए मुआवजे के हिसाब से फीस दी गई। रफ़ी साहब ने वो वाला मुआवजा वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा लिया गया, मेरी जो आज से इतने साल पहले बात तय हुई थी, आपकी फिल्म रुक गई थी, मैं वही वाला मुआवजा लूंगा। तो इस तरह रफ़ी साहब ने वही, हालांकि ले सकते थे, उनके साले ने, उनके मैनेजर ने कहा भी कि ये तो आपका हक बनता है, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी जो जुबान हुई है। और रॉयल्टी वाले के मामले के ऊपर भी मैं उस गाने के ऊपर भी जाता हूँ, जो रॉयल्टी का मामला था जिसमें लता ने आके रफ़ी साहब से फड्डा किया था कि हमें गाने की फीस उस टाइम तक मिलती रहनी चाहिए, मुआवजा रॉयल्टी मिलती रहनी चाहिए जब तक उस गाने के रिकॉर्ड बिक रहे हैं, जब तक सेल हो रहे हैं। रफ़ी साहब ने कहा था नहीं, हमने मुआवजा ले लिया, हमने अपनी मर्जी का मुआवजा लिया। अगर फिल्म या गाना हिट हो गया तो ये प्रोड्यूसर की कामयाबी कह लें, खुशकिस्मती कह लें। अगर वो गाना या फिल्म हिट नहीं होती, उसमें वो प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ, तो उसमें भी प्रोड्यूसर का लेने देना। ये नहीं हो सकता कि फायदा हो तो आप बीच में अपना हिस्सा मांगना शुरू करें रॉयल्टी के बाद में, और अगर फायदा ना हो तो फिर तो नुकसान का भी आप बराबर का जिम्मेदार है। और ये चीज अगर इसके ऊपर आते तो फिर बाद में तो अदाकारों ने भी शुरू हो जाना था। मतलब फिर दिलीप साहब या देवानंद या शम्मी कपूर, जो उस जमाने में राज कपूर, इन्होंने भी कहना था, अगर ये वाला मामला सेट हो जाता, कि इन्होंने कहना था कि हमारी फिल्में चल रही हैं, तो जितनी देर आपको पता है एक फिल्म बार बार आती है, मुगल आजम कितनी दफा आई है, तो इसका मतलब फिर हर दफा अदाकार को मुआवजा दिया जाएगा, फिर प्रोड्यूसर बेचारा कहां जाएगा जिसने इतना रिस्क लेके एक फिल्म बनाई। तो इसके ऊपर भी रफ़ी साहब के जो बच्चे थे उनको लालच जरूर था
अगर मैं लालच का सख्त वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनके जहन में था कि रफ़ी साहब माने, लता साहब ठीक कह रही है। ये उनके बच्चों ने अपनी किताबों में लिखा है कि रफ़ी साहब गलती पे थे इसमें, लेकिन रफ़ी साहब नहीं आए, क्योंकि बच्चों को तो पता था कि हम तो अपने अब्बा की खड्डियां खा रहे हैं, सारा कुछ हमारे अंदर तो कोई इतना ज्यादा कुछ है नहीं है कि हमको बैठे बिठाए हमें रॉयल्टी मिलती रहेगी बाद में, इंतकाल के बाद। लता साहबा लेती रही हैं रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद, और रफ़ी साहब के बच्चों ने उनके साथ बहस भी की थी, और ये बहस बाद में भी जारी रही। उनके लेने का प्रोग्राम था, लेकिन इसके लिए इसको फॉलो करना, इस इशू को उठाना भी एक काम था, तो इसके ऊपर खैर वो नहीं हुआ। अब मैं आता हूं जरा एक गाने की तरफ। 1949 में एक फिल्म आई थी दुलारी, उसमें एक गाना था, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। नौशाद साहब के बकौल इस गाने के ऊपर बड़ी मेहनत हुई। नौशाद साहब इसका जिक्र भी करते थे, हमें भी पता है कि रफ़ी साहब की अगर चंद एक जो वीडियोस हैं, चंद वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे पड़ी हैं, उसमें इस गाने की वीडियो भी रफ़ी साहब की अपनी वीडियो के साथ वो गा रहे हैं, सुहानी रात ढल चुकी। नौशाद साहब ने कमाल किया, लिखने वाले ने कमाल किया कि क्या शायरी है, क्या मौसीकी दी है, क्या माहौल है रात का। लेकिन जो रफ़ी साहब ने इसमें कमाल किया वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले वो कहते हैं सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, बड़े उसमें लय में वो कहते हैं सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब। पहले उसके अंदर आपको सुहानी रात ढल चुकी, एक नॉर्मल जीरो बम के साथ उनका वो ना जाने तुम कब आओगे, उसके अंदर शिकवा, इंतजार और दुख आप बड़ा महसूस कर सकते हैं रफ़ी साहब का। सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे। मौसीकी उस माहौल को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है, लेकिन रफ़ी साहब की जो आवाज है उसमें मौसीकी कहीं पीछे चली जाती। फिर वो आगे जाके थोड़ी सी अपनी कर्ब और दुख को सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, जब वो कहते हैं कि नज़ारे अपनी मस्तियां लुटा लुटा के सो गए, इसके अंदर दुख, दर्द, इंतजार, शिकवा। अब ये थोड़ा शिकवा बढ़ता है क्योंकि लय ऊपर है। नज़ारे अपनी मस्तियां लुटा लुटा के सो गए। फिर आगे जाके कहते हैं नज़ारे अपनी मस्तियां लुटा लुटा, फिर कहते हैं सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए, उसके अंदर भी वो वापस लेके आते हैं। अरे अपनी रोशनी दिखा दिखा के सो गए। जहां की रुत बदल चुकी, और जब कहते हैं जहां की रुत बदल चुकी, अब ये के ऊपर उन्होंने जो जोर दिया है ना, इस ये के ऊपर, उसके अंदर दर्द, कर्ब और दुख जो है वो बड़ा आप फील कर सकते हैं। जहां की रुत बदल चुकी कि आपको पता चलता है कि रफ़ी साहब कुछ इसके अंदर जब अगला स्टैंजा शुरू होता है उसमें टेक्निकलिटीज भी है, रफ़ी साहब ने पूरे उसमें टेक्निकलिटीज का ख्याल रखा है, लेकिन वो जो दुख और कर्ब और दर्द है उसको बीच में डालना नहीं भूले। और ये आपको क्या लगता है कि रफ़ी साहब ने बहुत मुश्किल से किया होगा? वो बहुत इजी गोइंग सिंगर थे, ना मुंह बिगाड़ते थे अपना गाना गाते हुए। एक्टिंग जरूर करनी पड़ती है थोड़ी सी। अभी आप देखें ना, वो सोनू निगम जिस टाइम रफ़ी साहब के गाने का सोनी टीवी के ऊपर जब वो मुकाबला चलता है, तो रफ़ी साहब के गाने को जब वो एक्सप्लेन करते हैं सोनू साहब, तो उनको पता चलता है कि कितना जोर लग रहा है। वो मैं कभी आपको बताऊंगा पूरे उससे कि वो कितना जोर लगा लगा के इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको रफ़ी साहब आराम के साथ जाके गा के चले जाते थे। ये थे रफ़ी साहब। नाज़रीन, रफ़ी साहब के हवाले से, उनके साथ जो जो ज़्यादतियाँ होती रही उस हवाले से, और जिन गानों में उन्होंने कमाल तो खैर सारों में किया, जिस गाने की हमें ज़रा ज़्यादा समझ आई, क्योंकि उनके फ़न को समझना कोई आसान काम नहीं है, उनकी मौसीकी की आवाज़ को और उनका ज़ीरो बम आवाज़ के उतराव चढ़ाव, पॉजेज और इमोशंस, और फिर सारे गामा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी टेक्निकलिटीज़ को समझना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हमें जो समझ आती है, हम जो आपको बताते हैं, जो भी इस किस्म के हैं वो हम आपको मज़ीद भी बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।